हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है आपका एग्ज़ाम लगभग एक हफ्ता पीछे चला गया है, पर उससे एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका एग्ज़ाम एक हफ्ता पीछे चला गया है, क्योंकि वो उसका पीछे जाना कोई पीछे जाना नहीं माना जाएगा। बट एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों का रिविज़न एक हफ्ता और अच्छे से हो जाएगा और ये सिलेक्शन होने ना होने के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। हम लोग ग्रामीण परिवेश के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। और अभी इससे पहले मैंने एक का फर्स्ट पार्ट डाला था जिसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था महत्वपूर्ण योजनाओं की। इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज में आप लोगों को करवा रहा हूँ। आप लोग अगर ध्यान से यहाँ से देख के जाओगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो अभी तक 50 क्वेश्चन देख लिए। लगभग आज भी इसी में इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। जहां जहां एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वहां मैं एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ना क्या व्यस्तता कभी कभी रहती है दोस्तों। देखो, कंटिन्यूटी जो आप कहते हैं, निरंतरता सर बनाए रखिए, तो उसमें ना थोड़ा सा क्या रहता है कि थोड़ी जिम्मेदारी इधर उधर की रहती है दोस्तों, और कुछ काम काज भी रहते हैं, तो थोड़ी समस्या हो जाती है। बट धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग रहा तो ये कंटिन्यूटी बनाएंगे आगे आगे। अगर अगर संभव हुआ थोड़ा तो टीचर्स भी आप लोगों के लिए अरेंज किए जाएंगे यदि संभव हुआ। चलिए, तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, बस डायरेक्ट क्वेश्चन, और हम आंसर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। देखो, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना है ना, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल हैं जिनको आपको एज इट इज याद रखना है। तो आपको याद रखना है जो किसान मित्र योजना है ये 18 जून को शुरू हुई थी। ठीक है, अब इसमें सन में डिफरेंस है, 4 3 2 1, तो आपको सीधे याद रखना है किसान मित्र योजना चालू हुई थी आपकी 18 जून 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसका शुभारंभ कब हुआ था। तो सीधे आपको याद रखना है 12 अप्रैल 2005। क्या, 12 अप्रैल 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान दिवस मनाया जाता है। तो किसान दिवस आपका मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ये आपको सीधे याद रखना है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। देखो, आपको ये पढ़ते हुए कई बार आपको ये लग सकता है कि भाई चीजें समझ में नहीं आ रही है, याद नहीं हो रही है। बट जब आप एमसीक्यूज देखते हैं और किसी के द्वारा बताई गई चीजों को आप पढ़ते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, तो इन चीजों से ना ऑडियो विजुअल फैक्ट एकदम क्रिएट हो जाता है और टीचिंग में बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। इसकी वजह से जो आपको चीजें याद होती हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके इकट्ठा हो जाती है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आपको आंसर भी एकदम हिट करेगा और आपका काम हो जाएगा। एक आप लोग बहुत बोलते हो सर पीडीएफ नहीं देते, सर पीडीएफ नहीं देते। तो दोस्तों, अभी तक थोड़ा सा ना टेक्निकल थोड़ा इशू था। अब मैं आपको पीडीएफ, अब तक जितने टॉपिक करवाए हैं उनका पीडीएफ भी डलवा दूंगा टेलीग्राम में, और ये पीडीएफ भी मैं आपका टेलीग्राम में डलवा दूंगा जैसे ही टॉपिक पूरा होगा तब, ये वाला। ठीक है, अभी नहीं डलवाऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन एक साथ टाइप हैं। तो जैसे ये पूरा होगा ये डलवा दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे देता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, यानी कृषि श्रमिक जो कृषि के क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए एक योजना आपकी चलाई गई है ना। और ये योजना कब लागू हुई, तो ये आपको याद रखना है कब प्रारंभ हुई। 1 जुलाई सन 2001 को ये लागू हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजलधारा योजना के लिए सत्य है ना। स्वजलधारा योजना, स्वजलधारा योजना नाम से ही पता लग रहा है कि पेयजल के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेयजल की पूर्ति करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए योजना चालू की गई थी। और इसके बारे में सत्य क्या है कि यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है, ऐसा नहीं है। यह केंद्र सरकार के स्वामित्व में, ऐसा भी नहीं है। यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। यानी कि ये स्वजल धारा है, इसको ऑपरेट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और जो आपका स्थानीय स्वशासन है, जो समुदाय हैं स्थानीय, तो उनके स्वामित्व में ये चीजें आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी, तो इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है कब, सन 2000 में। सन 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है गोकुल ग्राम योजना। देखो, ये फैक्चुअल है क्वेश्चन, इनमें कुछ भी बताने जैसा कुछ नहीं है। जहां भी बताने वाला होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ज्यादातर तो
तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपको आता है वो क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली कर दीजिए, ठीक है। अगर नहीं आता है और वहां पे यूपी का भी नाम है तो आप यूपी लगा दीजिए। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर है आपका गुजरात, है ना। गुजरात से संबंधित है गोकुल ग्राम योजना। अगला प्रश्न है राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, आप इस तरह से कह सकते हैं, ये कहां पर स्थापित है, कहां पर स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में भूमि सुधार के लिए के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल माना गया था। देखो भूमि सुधार का मतलब क्या था, भूमि सुधार का मतलब क्या था कि जो मतलब इस क्षेत्र में विसंगतियां थी उनको दूर करना था, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचाना था। और जो ऐसे किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन किसान है, उन भूमिहीन किसानों को भी बोने के लिए, जुताई के लिए, स्वामित्व के लिए जमीन देनी थी। तो अभी हमने जब भूमि सुधार पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि चकबंदी भी हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म है। भूमिहीनों को भूमि का वितरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यस्थों यानी कि जमींदारों का उन्मूलन, जो आपका स्थायी बंदोबस्त था उसके द्वारा जमींदारों को ही बीच में रखा गया था और जमींदार ही क्या करता था, पट्टे पर काश्तकारों को जमीन देता था और उनसे ही कर वसूल करके, लगान वसूल करके वो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो इंडिया में एस्टेब्लिश थी बहुत लंबे टाइम से, उनको वो रेवेन्यू पहुंचाते थे, ठीक है। और जमींदारों के पास ही पूरा का पूरा भूमि का स्वामित्व होता था। तो इनमें से कौन सा है, एक्चुअली में तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब इसमें सबसे बड़ा जो माना जाएगा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट या सर्वाधिक सफल जो माना जाएगा, वो ये माना जाएगा जमींदारों का उन्मूलन, है ना। अबोलिशन कर दिया गया, तोड़ दिया गया ये जो जमींदारी प्रथा थी, और सभी लोगों को जमीन दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना, SGSY, SGSY, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये आपकी कब शुरू की गई थी, तो मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, अप्रैल 1999 में, वो अप्रैल 1999 में योजना लागू हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया था। देखो क्या चीज था कि ग्रामीण स्तर पर 1999 से पहले, है ना, जो SGSY आई थी, SGSY आई थी, एक योजना अलग है SGRY, वो अलग है, उसको आपको अलग से ध्यान रखना है। बट 1999 में आपकी SGSY आई थी, स्वरोजगार योजना। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई थी, जिसमें आपकी IRDA थी, ट्राइसम थी, DWCRA था, ये मैंने सब पढ़ा रखा है, DWCRA, है ना, ड्वाकरा इसको बोल रहे हैं, ड्वाकरा, DWCRA, इस तरह से है। जवाहर रोजगार योजना थी, जवाहर रोजगार समृद्धि योजना थी, इस तरह से थी योजनाएं थी। तो बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, तो उन सब का उद्देश्य एक ही था, बट वो अलग अलग एप्लीकेबल हो रही थी, अलग अलग तरह से काम कर रही थी। तो इन सारी योजनाओं को इकट्ठा करके एक योजना बनाई गई जिसका नाम था SGSY, के सिंगल आपके पास प्लान रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूशन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप सारे के सारे काम वहां पर करेंगे। तो ऐसे में ये पूछ रहे हैं कि SGSY में इनमें से 4 योजना जो आपके सामने लिखी हुई है, IRDA, ट्राइसम, द्वारका और आपका JRY, इनमें से कौन सी शामिल नहीं थी। तो जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना थी, ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें IRDA, ट्राइसम, द्वारका, ये सब मिलाया गया। तो एक था MWS, मिलियन वेल्स प्रोग्राम, है ना, 10 लाख कुआं कार्यक्रम, इस तरह से योजना थी। इन सबको विलय करके SGSY बनाई गई थी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो डायरेक्टली आपको ये चीजें याद रखनी है, सन 2005 में। अगला प्रश्न है गांवों में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल प्रदूषित होता है उसके फैक्टर कौन से नहीं है। तो देखो जब गांव में जल भरा रहता है, कहीं भी जल रहता है, तो जब भूमि कटाव होता है तो भूमि कटाव होने के कारण जो स्वच्छ जल होता है वो मटमैला हो जाता है, पानी में मिट्टी मिल जाती है, तो वो प्रदूषण माना जाएगा। ठीक है, लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि, ऐसा तो आपने कहीं नहीं सुना होगा कि भाई गांव में रेडियो बज रही हैं और मंदिरों पे रेडियो बज रही हैं, डीजेस बज रहे हैं, आपके जो मस्जिद है उनमें अजान हो रही है। हालांकि लाउड स्पीकर तो अब सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा से अब लगभग सभी जगह उतर चुके हैं, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से सही भी है कि ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है और सामाजिक वैमनस्य बहुत ज़्यादा इससे बढ़ता है, क्योंकि एक पक्ष दूसरों को, दूसरा पक्ष पहले वाले पक्ष को
उल्टा सीधा बोलता रहता है और समाज में जो एक सौहार्द बना रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब चीज बेकार हो जाती है। तो लाउड स्पीकर की वजह से जल प्रदूषण कभी नहीं हो सकता है, तो यही अपना ऑप्शन है। बाकी पशुओं के जलाशय में नहाने से गाय भैंस घुस जाती हैं, जो तालाब होते हैं। मानव अवशिष्ट होता है, आदमी पोटी करके चला जाता है, वो पानी में मिल जाती है। या वहित मल जो होता है, जो घर में पोटी की और नालियों के थ्रू वो तालाबों में, जोड़ों में पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से भी जल प्रदूषित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था आपका 1967 में, 1967 में। अगला प्रश्न है, सीमांत कृषक किसको कहते हैं? देखो, कृषकों की भी ना सीमा होती है। सीमांत किसान, लघु किसान, वृहद किसान, ये चीजें थोड़ी रहती हैं। तो सीमांत किसान किसको कहते हैं, है ना? सीमांत किसान उसे कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है। जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है उसको सीमांत किसान कहते हैं। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होती है तो उसको मतलब मध्य लघु, उसको लघु किसान कहते हैं, मध्यवर्ती स्तर पर वो रहता है। और तीसरा जो मोटा मोटा है, वृहद स्तर पर जो किसान है, उसको 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को वृहद में ले लेते हैं। हालांकि डिवाइडेशन यहाँ पर 4 है, बट अपने को आंसर याद रखना है। सीमांत किसान उसको कहते हैं, सीमांत कृषक उसको कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य विकास का कार्यक्रम नहीं है ना? ग्राम्य विकास से संबंधित कौन सा कार्यक्रम नहीं है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 सबसे पहला और नींव रखने वाला कार्यक्रम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद आपका इंदिरा आवास योजना, 10 लाख कुआं योजना। तो इसका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य ही था कि ग्राम्य क्षेत्र में विकास हो, लोगों को सहूलियत मिले, है ना? ये सब चीजें थी इसमें। उसके बाद जो आपका 10 लाख कुआं है, कि 10 लाख कुआं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में खोदे जाएंगे तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल की समस्या है उसका निराकरण होगा। इंदिरा आवास जो योजना है, इसकी वजह से लोगों को आवास मिलेंगे। पर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये आपका ग्राम्य विकास से संबंधित नहीं है। तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, यानी कि इसमें ग्राम्य विकास से संबंधित 20 सूत्रों को रखा गया है। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। जैसे जल हुआ, बिजली हुई, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सड़क हुआ, संचार हुआ, परिवहन हुआ, कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, या और आपका ग्राम पंचायत हुआ, महिलाओं से संबंधित मुद्दे हुए। ऐसे 20 सूत्र टोटल इसमें हैं। और ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम किसके समय में आपका आया, ये आपको याद रखना है। ये इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, जब ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम नहीं है? तो मध्यस्थों का आपका निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है? इस नहीं है और है में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रोल होता है। भूमिका बड़े स्तर पर होती है। अगर आप नहीं है और है, इसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाए तो बस क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जमींदारों का उन्मूलन बिल्कुल है, काश्तकारी सुधार बिल्कुल है, योग्य खेती भूमि की सीमाबंदी यानी कि चकबंदी वगैरह सीमाबंदी करना और लोगों को उसके हिसाब से रखना, ये तीनों ही महत्वपूर्ण सुधार है। उपर्युक्त सभी, ये सब इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक गवर्नमेंट की एक मंशा है कि हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घर में ही या उसके घर से 50 मीटर की दूरी, मैक्सिमम 50 मीटर की दूरी पर प्रति व्यक्ति कितना पेयजल दिया जाना है? तो 70 लीटर प्रतिदिन, है ना? ये प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए निर्धारित किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको मतलब क्या करो, चिपक जाओ। किससे चिपक जाओ? किससे भी चिपक जाओ, पर ऐसा नहीं है, ये भारत है, यहाँ आप किसी से भी नहीं चिपक सकते हैं, नहीं तो थप्पड़ के साथ में सैंडल, जूते, कुछ भी मिल सकता है आपको। और पुलिस है, और यूपी में तो भूल के मत करना, क्योंकि यूपी में रोमियो स्क्वाड चलाया हुआ है। महाराज जी हैं, वो तो ब्रह्मचारी आदमी, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। पर तुम्हारे यदि हार्मोन डिसबैलेंस हुए तो पुलिस तुम्हें किसी चिपकने से पहले कहीं चिपका देगी। तो वैसे इसका ये मतलब नहीं है। चिपको आंदोलन का मतलब है, एक आंदोलन था खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, कि जो जंगलों में पेड़ वगैरह थे आपके, है ना, ये पेड़ वगैरह थे, इनको काटने के लिए लोग आए। तो इनको काटने से बचाने के लिए लोगों ने क्या काम किया, इनको चारों तरफ से हग कर लिया, है ना, उनको चिपक गए। और जिससे क्या हो कि भाई हम चिपक जाएंगे तो फिर ये लोग काट ही नहीं पाएंगे। जहां भी कटाई होती थी वहीं ये जाके मतलब शुरू हो जाते थे
और चिपको आंदोलन जो है इसके जो नेता थे वो बहुगुणा थे, है ना। बहुगुणा आपको नाम याद रखना है, बहुगुणा है वो इस आंदोलन के प्रणेता थे। तो इसमें से इसका संबंध किससे है, तो वनों के अवैध कटान को रोकने से है ना। अगला है हमारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, है ना, NMHP कब प्रारंभ किया गया था, तो ये NMHP आपका 1982 में प्रारंभ किया गया था, याद आपको रखना है। अगला प्रश्न है हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ खसरा रुबेला MR, है ना, टीकाकरण अभियान का संबंध किस आयु वर्ग से है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो खसरा है, जो रूबेला है, ये किन में होता है, बच्चों में ही होता है। जो नवजात बच्चे होते, नवजात तो नहीं कह सकते आपने, थोड़ा 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं वहां से लेकर और 14-15 वर्ष की आयु तक बच्चों में इस संक्रमण का खतरा रहता है, इन बीमारी के आने का खतरा रहता है। तो इसका संबंध किस आयु वर्ग से है, तो 9 माह से 15 वर्ष के बीच के जो बालक हैं उनके लिए ये टीकाकरण अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा निर्मल भारत अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो निर्मल भारत अभियान का जो संबंध है वो गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। पानी का स्वच्छ भारत अभियान निर्मल भारत अभियान से क्या संबंध है। बालिकाओं के कल्याण की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। गांवों में स्वच्छ शौचालय एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से। निर्मल का मतलब क्या होता है, निर्मल का मतलब होता है मल रहित, निर्मल, है ना, मल रहित, मल मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए उस क्षेत्र में, साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सड़कों पे कुत्तों ने पोटी कर रखी है, आदमी कहीं भी बैठ के डोल पे कुछ भी कर रहा है, डील डोल जा रहा है और कोई भी गया उसके पैर में पोटी लग गई और फिर बोल रहा है चलो भाई ठीक है मैं कहीं किसी कार्य के लिए जा रहा था, तो ये शुभ माना जाएगा। हाँ, एक ये मान्यता है कि यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और आपको शव यात्रा दिखाई दे, अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, शव यात्रा दिखाई दे, अर्थी जाती हुई दिखाई दे, या शव यात्रा किसी की भी हो सकती है, तो आपकी काम की सफलता निश्चित है। या आप कहीं जा रहे हैं और आपका पोटी में पैर सड़ जाए, तो ये भी मान्यता है कि भाई आपका काम अच्छा होगा। तो गांव में स्वच्छ शौचालय एवं स्वच्छ वातावरण का विकास करने से संबंधित है निर्मल भारत अभियान। अगला प्रश्न है हमारा केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना ये कब चालू की गई थी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, 1 जुलाई 2001। देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं तो कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना इस चीज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंत्योदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संवर्ग के परिवारों को शामिल किया जाता है। तो अंत्योदय योजना है दोस्तों, इसमें क्या चीज रहती है कि जो अंत्योदय अंत्योदय जो अंतिम व्यक्ति है, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जहां पर ना तो उसके विकास का, ना भोजन का, ना शिक्षा का, ना स्वास्थ्य का, ना संचार का, ना परिवहन का, ना रोजगार का, ना उसके जीवन स्तर का, या किसी भी तरह की सुविधाओं का अभाव है, उस व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति माना जा रहा है। तो उस अंतिम व्यक्ति के भी उदय के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए एक योजना चालू की गई थी, अंत्योदय योजना। तो इसके अंतर्गत किस संवर्ग, किस वर्ग के, किस क्लास के परिवारों को शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे परिवार जिनकी प्रमुख विधवा या मरणासन्न बीमा व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति हो, है ना। मतलब कि ऐसे परिवार जिसकी प्रमुख, है ना, जिसकी मुखिया, उसके कर्ता धर्ता कोई विधवा स्त्री हो या मरणासन्न बीमा व्यक्ति हो, है ना, ऐसा व्यक्ति हो जो मरणासन्न है, मरने वाला है, बहुत मतलब बीमारी की हालत में, दिव्यांग व्यक्ति है, कोई विकलांग व्यक्ति है, या 60 साल से अधिक आयु का व्यक्ति है ना, कोई भी हो सकता है, और जिसके पास आजीविका का सुनिश्चित साधन एवं सहारा न हो। ऐसे परिवार जिनके मुखिया विधवा है या मरणासन्न व्यक्ति है या विकलांग व्यक्ति है या 60 साल से अधिक आयु का व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास रोजगार का समुचित साधन नहीं है, निश्चित साधन नहीं है, मतलब आज कमा लिए कल नहीं है, परसों कमा लिया उसके बाद नहीं है, और सहारा नहीं है, वो एलिजिबल है। सभी मूल जनजातीय परिवार, जनजातीय परिवार का कोई है, एसटी कास्ट का है ना, एसटी आपके ग्रुप से आता है। अकेली महिलाएं अगर कोई हैं जो बेसहारा है, ना पति है, ना भाई है, ना परिवार में कोई अन्य सदस्य है, तो ऐसे सभी परिवार, ऐसा सभी संवर्ग अंत्योदय योजना के अंतर्गत आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना। स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। तो सीधे याद रखना है, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना आपकी
करतार सिंह समिति स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार इस समिति की सिफारिशों पर लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला स्तर पर मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा है ना, नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम या स्कीम आप उसको कह सकते हैं, का परिचालन यानी कि वो चलाई जाती है, मनरेगा का परिचालन जिला स्तर पर किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो जिला पंचायत नहीं, मुख्य विकास अधिकारी नहीं, सीडीओ नहीं है ना, आईएएस ऑफिसर होता है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण यानी कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, अभिकरण एजेंसी को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी के शब्द ऐसे ऐसे लगते हैं भाई साहब, समझ में नहीं आता कुछ। तो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ये हमारा क्या है, ये मनरेगा को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जीक्यूट करता है, उसको चलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील प्रोग्राम जो है, इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने एवं उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितना आवृत्ति पर करना चाहिए, है ना। कि जो मिड डे मील योजना है, देखो ये जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे होते हैं उनको हर रोज दोपहर में भोजन देने का एक प्रोग्राम है, जिससे क्या होता है, इसका इस प्रोग्राम का संबंध किससे है? इस प्रोग्राम का संबंध शिक्षा से नहीं है, जबकि जो बालक पढ़ रहे हैं विद्यालय में वो कुपोषण के शिकार ना हो, उनको पोषण दिया जा सके, पोषाहार से संबंधित है। उनकी न्यूट्रिशियस जो वैल्यू है वो घट रही है, उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। तो यदि इस मिड डे मील में खाना पकाया जा रहा है, परोसा जा रहा है और उसको बच्चे खा रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सैनिटेशन का, स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। और उसकी जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए, है ना, मतलब उसकी जांच त्रैमासिक करनी चाहिए, यानी कि आप 3 महीने में एक बार कर रहे हैं, दैनिक डेली करनी चाहिए, वीकली करनी चाहिए, या आपको फोर्टनाइटली करनी चाहिए, पाक्षिक करनी चाहिए। तो एक्चुअली में ये जो जांच होनी चाहिए दैनिक होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक जिले में, यहाँ पे मुजफ्फरनगर जिले में रहता हूँ, और अभी 5-6 दिन पहले का एक वाकया है कि यहीं जिले के किसी प्राइमरी स्कूल में भोजन बन रहा था, तो भोजन पकाने वालों ने या परोसने वालों ने बिल्कुल भी इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि भोजन खुला रखा था, उसमें छिपकली गिर गई और वो पक गई उसमें, और बच्चों 26-27 बच्चों ने भोजन किया वो, और वो भोजन करने के बाद वो सारे के सारे बच्चे बीमार पड़ गए और वो भर्ती कराए गए जिला अस्पताल में। तो नियमित जांच इसकी होनी चाहिए, दैनिक जांच इसकी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत इतने हजार रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। AVRY जो आपकी योजना चल रही है, तो इसके अंतर्गत अगर कोई परियोजना चला, इस परियोजना की इकाई लागत जो है वो 50,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी? तो ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में चली थी, है ना, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर इसको प्रारंभ किया गया था। बहुत मतलब ग्रेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स में से एक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत को परमाणु संपन्न करना या आपका स्कूल चलो अभियान, है ना, बच्चों की शिक्षा वगैरह, इससे बहुत घनिष्ठ संबंध है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना, राष्ट्रीय NRLM है ना, राष्ट्रीय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के रूप में चलाई जा रही है? कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है? यानी कि पहले क्या था, पहले कुछ और नाम था, उसके बाद NRLM कर दिया गया, और उसके बाद अभी भी फिर इसका नाम चेंज हुआ था, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, NRLM। तो ये योजना पहले आपकी कौन सी थी? SGSY थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसमें हमने अभी देखा कि DWCRA, ट्राइसम, ये सब योजना, मिलियन वेल्स प्रोग्राम वगैरह स्कीम, ये सब इसमें ऐड किए गए थे, और उसके बाद इसका भी नाम चेंज करके NRLM कर दिया गया, देन इसका नाम NRLM कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम अभी बताया 1952 है, और 1952 है तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, 2 अक्टूबर 1952 में चालू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है? पूरा, है ना, PURA, ये आपके जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उनके द्वारा
दिया गया एक देन थी, बहुत अच्छी देन थी, इसको आपको देख लेना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय योजना परियोजना चमन का संबंध किस क्षेत्र से है? जो चमन योजना है इसका संबंध आपका कृषि से है, सामाजिक सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, शैक्षणिक व्यवस्था, तो इसका संबंध आपका कृषि से है। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ग की सहायतार्थ लागू की गई थी? जो अन्नपूर्णा योजना है ये किस वर्ग के लिए चालू की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना आपको देख के ऐसा लग सकता है कि अन्नपूर्णा योजना मतलब खाने वाने से संबंधित कुछ योजना होगी, बट ऐसा नहीं है। अन्नपूर्णा योजना एक पेंशन योजना है, यह मैंने पढ़ा रखा है आपको। अन्नपूर्णा योजना एक पेंशन योजना है जो वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का इंतजाम करती है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के योग्य है किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती। ऐसे वृद्ध जिनको आय का कोई साधन नहीं है और वो वृद्ध नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए एक पेंशन योजना है आपकी अन्नपूर्णा योजना। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? क्वेश्चन दूसरी तरह से रिपीट हो गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का स्वरूप है। देश का प्रथम राज्य जहां केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को शामिल किया गया है ना, प्रत्यक्ष रूप से लाभ इसको मतलब शामिल किया गया, तो केरोसिन योजना आपको याद रखना है झारखंड। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो क्या है? जो स्वच्छ भारत अभियान है इसका लोगो आपको पता है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में की गई थी और 2 अक्टूबर है तो गांधी जी के समय, गांधी जी का क्या चीज फेमस है? तो चश्मा फेमस है, तो गांधी जी का चश्मा ऐसे आपने बना देखा होगा वहां पे, इस तरह से दिखाई देता है, तो जो ये लोगो है, चश्मा जो है, वो स्वच्छ भारत अभियान का लोगो। अगला प्रश्न है, कॉमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जो आपकी क्रेडिट कार्ड योजना है ये मैंने कल भी आपको बताया था 1998 में है, और कॉमर्शियल बैंक जो है उनकी भी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1998 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा परियोजना यानी कि योजना ऊर्जा गंगा है। ऊर्जा गंगा क्या है ना? अब ऊर्जा गंगा आपको एकदम से लगेगा कि भाई यार कोई बिजली से संबंधित होगी, क्योंकि जहां पर ज्यादातर क्या रहता है कि ऊर्जा एनर्जी की बात होती है तो बिजली से संबंधित ही चीजें रहती हैं। तो गंगा नदी सफाई योजना आपको गंगा पढ़ के ऐसा लग सकता नहीं। पेट्रोकेमिकल पाइपलाइन परियोजना नहीं। नदी जल पाइपलाइन परियोजना नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? गैस पाइपलाइन परियोजना, क्योंकि ऊर्जा केवल इलेक्ट्रिसिटी से नहीं मिलती है, गैस जलेगी तो भी तो ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ऊष्मीय ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, तो गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित है आपकी ऊर्जा गंगा योजना। ये अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया गया था, तो ये आपको याद रखना 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है? मतलब कि सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, इस चीज का जो सूचक है मतलब इंडिकेटर है, किस चीज से पता लगेगा और किस चीज से पता नहीं लगेगा कि समाज में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष यदि समाज में देखने को मिल रहा है तो ये एक सामाजिक विकास का सूचक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी से कोई बहुत ज्यादा पता नहीं लगता कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है ना, ये बिल्कुल नहीं है। सामाजिक समरसता, यदि समाज में समरसता बढ़ रही है तो सामाजिक विकास हो रहा है, और समाज में उचित स्थान लोगों को मिल रहा है, तो ये भी एक सामाजिक विकास का निशानी है। जबकि जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ये बिल्कुल भी सूचक नहीं है, इंडिकेटर नहीं है इसका सामाजिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको सीधे याद रखना है 14 नवंबर 2004 को। 14 नवंबर 2004 को ये शुरू हुआ था NFWP। देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कब शुरू हुई थी? तो इसका तो उत्तर मुझे लगता है आपको आंख बंद करके याद होना चाहिए, सन 2000 में चालू हुई थी, और ज्यादा याद रखना है तो दिसंबर 2000 में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना,
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ये के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो सौभाग्य उस वेब पोर्टल का नाम है जो इस प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? ठीक है, जब जो एनडीए गवर्नमेंट पहली बार आई थी 2014 में, तो एक वित्तीय समावेशन से संबंधित है ना, रुपयों को सहेजने से और उसके इंक्लूजन से संबंधित है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना, है ना। बहुत सारे खाते खोले गए थे, भारत के जो बहुत सारे नागरिक हैं जिनका बैंकिंग सिस्टम में कोई दखल नहीं था, उन लोगों को इस सिस्टम में लाया गया, उनको लाभ पहुंचाया गया उसके लिए, है ना। और करोड़ों खाते अब तक खुल चुके हैं। आई थिंक 1 अरब से भी ऊपर खाते उसमें, 1 अरब नहीं, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डेटा याद नहीं कर पा रहा हूँ, करोड़ों खाते उसमें खोले जा चुके हैं अब तक, है ना। उनका फिगर मैंने शायद आपको बताया था, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, तो इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, डेटा कभी भी दिमाग से निकल सकता है। तो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा था, तो ये क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता, यानी कि मैं अपना खाता खोलूंगा जाके और मैं फिर भाग्य विधाता बन जाऊंगा। पर हुआ कुछ नहीं, घंटा लोगों ने आज तक उनको बंद कर रखा है, जाके झांका भी नहीं है। मेरे घर में भी 1-2 मेंबर ऐसे हैं, इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है, उन्होंने 500 रुपये डाल रखे हैं, उसमें 1000 डाल रखे हैं। छोटे छोटे मेंबर हैं हमारे घर के, जो उस समय खाता खुलवाने के लिए योग्य थे, बट उन्होंने आज तक जाके झांका नहीं है उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है? महिला सशक्तिकरण एक भारी भरकम शब्द है और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि आदमी ने महिलाओं को केवल और केवल अपने उपभोग की सामग्री समझ लिया है, घर में रोटी पकाने वाली समझ लिया है, उनको बाहर निकलने नहीं देते। ये बहुत ज्यादा गलत है और आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को खूब पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। तो इससे जुड़ी हुई योजना क्या है? तो पढ़ के देखो, SABLA, सबला। तो पहले औरत को माना जाता था अबला, है ना, अब नहीं रही औरत अबला, अब हो गई सबला और सबका बजा रही है क्या? तबला। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है? सबला योजना जो है वो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है? अधिसूचित, नोटिफाई किया गया है। किस उत्पाद के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है? आलू, आम, बासमती चावल या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी। तो जो यूपी में कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है, किस उत्पाद के लिए? आलू के लिए भी किया गया, आम के लिए भी, बासमती चावल के लिए, यानी कि उपर्युक्त सभी। एक चीज आपको बताता हूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना बताओ और उस ऑप्शन में आपको 2 चीजें देखने को मिले, तुक्का, एक बार तुक्का ट्रिक जैसा कुछ बता रहा हूं, अगर बहुत 3-4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन बहुत ज्यादा लंबा है, तो अगर आप उसको टिक करेंगे तो 50% चांसेस है आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और अगर ये मतलब बड़ा ऑप्शन नहीं है और 4 ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा है कौन सा नहीं है, और फिर भी आपका मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है आपके हाथों में कि भाई मैं इसको लगाऊं, चुल मची हुई है आपको, तो आप इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त सभी वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिए। 50 से 60% चांसेस बन जाते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है? तो सर्वाधिक पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है ये वही क्षेत्र है जिसमें कल एक एक्सप्रेस वे का लगभग 200-250 किलोमीटर के आसपास के एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? अनावरण किया है, उसका उद्घाटन किया है, वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में बहुत बुरा हाल है, ठीक है, धीरे धीरे गवर्नमेंट काम कर रही है तो चीजें अच्छी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समर्थ योजना। समर्थ योजना में किस प्रोत्साहित किया जाता है? किसको प्रोत्साहित किया जाता है? तो देखो, आपको मैं पिछला जैसे बता रहा था, अगर आपको समझ में नहीं आए तो भाई चारों हैं, है ना, तो इसमें सबसे बड़ा वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक आप कर दो। जो विधवा स्त्रियां हैं, तलाकशुदा स्त्रियां हैं, उपेक्षित महिलाएं हैं, उनको तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। देखो, भारत में इन चीजों को थोड़ा देखना चाहिए, ठीक है, महिलाओं के जीवन को भी संजीदगी से लेना चाहिए। बस जहां औरत देखी, आदमी के मन में शैतान सवार हो जाता है कि अगर कोई असहाय महिला है, बेचारी किसी कारण से उनके पति नहीं रहे, विधवा हो गई है या किसी भी कारण से वो तलाकशुदा हो गई है, ठीक है, तो उनको आगे बढ़ाने की बजाय उनके बारे में मन में दूषित विचारधारा आने लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। करुणा का भाव भी नहीं होना चाहिए, एक अच्छा भाव होना चाहिए कि भाई हमें सबको आगे बढ़ाना है, क्योंकि महिलाएं भी उतनी ही योग्य हैं जितने पुरुष योग्य हैं। काफी सारे लोग समझते हैं कि महिलाओं के अंदर उतनी शक्ति नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है।
केवल और केवल ये एक लैंगिक विभेदीकरण का मामला है, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन का मामला है। तो ये चीजें थोड़ा नहीं रखना चाहिए दिमाग में, अच्छी तरह समझना चाहिए। तो तलाकशुदा महिलाएं हैं, उपेक्षित महिलाएं जो हैं, है ना, जिनका कोई ध्यान नहीं रख रहा है घर में, बेचारी ऐसे ही, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उपेक्षित हैं, तो ऐसी महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है समर्थ योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने ग्राम्य विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाए जाने पर बल दिया, है ना, किसे अपनाए जाने के लिए बल दिया। तो आप में से बहुत सारे लोग महात्मा गांधी जी को गालियां देते हैं और उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, ठीक है, बट मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर आप महात्मा गांधी जी को पढ़ेंगे, ठीक है, उनके जो विचार हैं उनको आप देखेंगे, तो वास्तविकता में वो भारत के उत्थान के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो सोच थी वो ग्राम्य विकास था बहुत ज्यादा, कि भाई भारत जो है ना वो ग्राम्य विकास था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, या जीवन यापन के क्षेत्र में हो, तो ये है, चाहे शासन सत्ता के क्षेत्र में हो। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई जो सत्ता है वो केंद्र से नहीं चलनी चाहिए, वो राज्य से नहीं चलनी चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। सत्ता एक जगह इकट्ठी होकर नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता अलग अलग जगह से चले, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तभी देश का सही तरह से विकास होगा। सत्ता एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका जवाहरलाल नेहरू, है ना, इस समय आया था, है ना, आपका जवाहरलाल नेहरू के समय आया था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलना राजीव गांधी के समय में आया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आई थी। और सूचना पाने का अधिकार, ठीक है, 2005, ठीक है, ये सन 2000, ये आपका 1992 93 ये समय है आपका, और ये है आपका 1952। तो 2005 में आप लगा लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव तो नहीं थे प्रधानमंत्री, कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 14 तक एंड जो आपकी यूपीए गवर्नमेंट थी वो रही है 2004 से 14 तक। तो इन 10 सालों के बीच में 2004 के बाद ही 5 आता है। तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम जो है, जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय आया था, तो यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, है ना, मनरेगा के क्रियान्वयन से नहीं है। तो जो ग्राम विकास अधिकारी होता है, बीडीओ होता है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, ये सब, जो बेयरफुट इंजीनियर होता है, ये होता है। सींचपाल का कोई मतलब नहीं है, सिंचाई विभाग का आदमी है, उसका इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी 2015 में कितनी निर्धारित की गई थी। मतलब कि भारत में यदि कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है तो वो कितने पैसे हैं, वो स्तर क्या है, वो वो एक क्या मानक है जो सेट कर दिया गया कि उसके नीचे आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को अदा नहीं करना है। तो आप 160 रुपए से कम किसी व्यक्ति को मजदूरी नहीं दे सकते, उससे ज्यादा ही देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी जो 105वें नंबर पे क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा मिसप्रिंट वगैरह जैसा हो रहा था, तो वो मैंने हटा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है, मतलब ग्रामीण उद्योग कौन सा है। तो खांड सारी उद्योग, बिल्कुल, जो एक खांड सारी उद्योग होता है ना आपका, मतलब खांड बनती है और आपका शक्कर बनती है और आपका गुड़ वगैरह सब बनता है, जैगरी वगैरह बनती है, तो वो उद्योग क्या है ना, ये ग्राम उद्योग है, ग्रामीण उद्योग है। हथकरघा उद्योग भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में होता तो है, पर ज्यादातर ये सिटीज में देखने को ही ज्यादा मिलता है। मार्बल उद्योग का ग्राम से कोई मतलब नहीं है, और फूड प्रोसेसिंग का भी गांव से कोई मतलब नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका खांडसारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवाती है ना। कौन सी योजना ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए साख, है ना, साख का मतलब होता है कि एक तरह से गारंटी, है ना, गारंटी, एक लंबे टाइम के लिए गारंटी उपलब्ध करवाती है। कौन सी संस्था, तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, है ना, ये बहुत है। अगर आप कोई भी, मैं एक बात आपको बता दूं, केवीआईसी ना, केवीआईसी आपको याद रखना है। यदि आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आप एक बार उसको देख लीजिए कि वो किस में आ रहा है, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, किस तरह टाइप की इंडस्ट्री में आ रहा है, आपके विलेज इंडस्ट्री में आ रहा है, उसका पूरा जांच कीजिए, उसको देखिए किस आयोग के अंतर्गत ही आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, कोई भी आप काम शुरू करना चाहते हैं अगर अपना पढ़ाई के साथ साथ भी, तो आप केवीआईसी से संपर्क कर सकते हैं। इनमें भारी भरकम लोन भी मिल जाते हैं, गवर्नमेंट देती है, और बहुत बढ़िया सब्सिडी भी उसमें देती है। तो ये चीज आपको देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे
विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है ना। योजना आयोग जो पहले था, अभी वो नीति आयोग है 2014 के बाद, तो इसने विकासात्मक आयोजन यानी कि डेवलपमेंटल जो प्लानिंग है इसकी आधारभूत इकाई मानी है कि मतलब किस चीज को हम विकास की आधारभूत इकाई माने। पूरे जिले के हिसाब से विकास को करें, तहसील के हिसाब से करें, विकास खंड जिसको क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, इसके आधार से माने, न्याय पंचायत को माने, तो योजना आयोग ने विकास खंड को माना है। उम्मीद करता हूं क्लास बहुत पसंद आई होगी। अब रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी। और एक चीज और भी है कि अपने राम अब एक प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी परसों से है ना, परसों से एक दिन छोड़कर एक दिन आपका फ्री टेस्ट लाइव करवाया जाए, जिससे आपको पता लगता रहे आपका लेवल क्या चल रहा है। 6-7 हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। मैं उसके बारे में कल आपको अपडेट करूंगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।